So, good evening, students. Now, this is the second lecture of the chapter Bending Stress. So, in this lecture, we will try the complete equation of the bending stress. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन होगी, कंप्लीट इक्वेशन होगी, उसकी डेरिवेशन होगी, उसके बाद कुछ थोड़े से कंसेप्ट होंगे जिसमें आपको सेक्शनल मॉडुलस के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द सेक्शनल मॉडुलस एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट, व्हाट इज़ यू कैन से फॉर व्हाट पर्पस वी यूज दिस एंड सम अदर कंसेप्ट आल्सो वी विल डिस्कस हियर. तो आज का जो लेक्चर है हमारा, दैट इज द कंप्लीट derivation of bending stress equation, right? So this is a very important one also, and you try to understand it quite well. इसमें हम हर कंसेप्ट जो है उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी जस्ट कंसिडर a simple beam, you can say straight beam. We will consider a straight beam which is subjected to the pure bending moment. एक बीम को हम लेते हैं, we will consider a straight beam just like this. So this is your beam, straight beam, and this is subjected to pure bending. इसमें क्या है? प्योर बेंडिंग. You can say that we are not considering here any shear force. This is under the complete pure bending, you can say, right? And now we have to drive the equation. Suppose you say this is your neutral layer. This is your neutral layer. ये आपका neutral layer है इसमें. And now this is your figure number 1. Now I will just take a very small element, you can say small length of the beam. Small length of the beam मैं लेता हूँ, तो ये आपका small length of the beam है. Suppose this is your small length of the beam. This is your A, B, C and D. Right? This is your small length of the beam. This is your neutral axis, and I will just consider the neutral axis. इसका भी हम नेमिंग कर देते हैं, that is N and N. This is the neutral axis. You understand? So what I have done, I have just taken a beam, straight beam. You understand? And then I consider a small element in the beam. This beam is subjected to the pure bending. So your small element था, this is A, B, C, D. This is a small element I have taken. And this N, you can say this is the neutral layer. ये क्या है? Neutral layer. तो neutral layer में जैसे आप समझते हो, you understand that ये पहले भी पढ़ाया था. What is the neutral layer? You can say this is the undeformed layer. Undeformed layer का मतलब क्या होगा कि जब इसमें बेंडिंग होगी, जब आपकी बीम बेंड करेगी, तो क्या होगा? जो न्यूट्रल लेयर के ऊपर लेयर्स हैं या उससे नीचे लेयर हैं, वहां पे क्या होगा? वहां पे बेंडिंग होगी, वो लेयर्स डिफॉर्म होंगी, बट योर न्यूट्रल लेयर दैट रिमेन कांस्टेंट. न्यूट्रल लेयर जो है वो अनडिफॉर्म्ड रहेगी. यू अंडरस्टैंड दैट? तो दिस इज, यू कैन से दिस इज द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रल लेयर, जो हमने पहले भी पढ़ा है. इसमें मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में समझाया है, बताया है, तो वहाँ से आप देखिए. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी न्यूट्रल लेयर है. ए बी सी डी हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया यहाँ पे,
तो ए बी जहां से लेके जहां तक लेंथ है, सी डी जहां से लेके जहां तक लेंथ है, यू अंडरस्टैंड। अब ये बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग, तो जब प्योर बेंडिंग होगी इसकी बीम की, यू अंडरस्टैंड, तो प्योर बेंडिंग जो बीम की होगी तो वो किस तरीके से होगी, व्हेन द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग, सो यू कैन से दैट right, right, so the beam is under pure bending like this, तो जो बीम की है वो क्या है, प्योर बेंडिंग है, एंड ये आपकी इस तरीके से अब इसमें क्या होगा, जो पॉइंट ए जहां पे था तो ये आपका पॉइंट ए जहां पे आ जाएगा, जो पॉइंट बी था तो ये आपका बी जहां पे आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड, एंड जो आपका पॉइंट सी डी था so you can say that point A jab is after bending it is at A dash, point B at B dash, this is C dash and this is D dash. तो इस तरीके से हमें after pure bending you will get this, you understand this. तो ये जो आपका है this is a neutral layer, आप कह सकते हैं जे विल रिमेन अनडिफॉर्म्ड, तो ये आपका एन डैश एन और एन डैश एन ही रहेगा, और वेयर एज एन डैश एन डैश एन दिस इज इक्वल टू एन एन, बिकॉज न्यूट्रल लेयर दिस इज अनडिफॉर्म्ड लेयर। तो इस तरीके से दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फिगर नंबर सेकंड एंड दिस इज योर फिगर नंबर फर्स्ट। अब देखिए जहां तक दिस इज क्लियर टू यू, क्या होगा, ये आपकी स्ट्रेट बीम है, दिस इज सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग, और इसमें मैंने एक स्मॉल एलिमेंट जो है कंसिडर किया है, दैट इज ए बी सी डी, यू अंडरस्टैंड। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग तो क्या होगा, जो द पॉइंट ए विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी दैट मूव्स टू बी डैश, पॉइंट सी दैट मूव्स टू सी डैश, एंड पॉइंट डी that moves to D dash like this, you understand. तो but जो आपकी neutral, this is your neutral layer, and that the neutral layer that will remain constant, that will remain undeformed, that will not change at all. अब इसमें क्या करेंगे, हम एक और लेयर ले लेते हैं, this is one more layer, this is one more layer, मैं इसका नाम रख लेता हूं E F. So EF is one more layer here. तो इसी तरीके से तो जहां पर भी एक लेयर ऐसी ले लेते हैं, अगर ये आपका EF है तो जहां पे जो आपकी लेयर है तो ये आपकी लेयर इस तरीके से and this is called E dash F dash, right? तो ये आपकी लेयर थी EF, जो मैंने EF लेयर लिया, so I consider one more layer EF, that is you can say that is at distance by, that is at distance by, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, this is at the distance of y from the neutral layer, you understand. तो ये आपका दोनों फिगर ड्रा हो गई, you understand. तो मैंने एक और लेयर लिया, इसको ध्यान से समझिए, so I have just taken one more layer, this is the initial length of the layer, and when it get deforms, तो ये जो लेयर है अगर आपका
ए बी डिफॉर्म हो रहा है तो ई सी डी भी डिफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ई एफ भी आपका डिफॉर्म होगा, और ई एफ जो डिफॉर्म होगा दैट इज ई डैश एफ डैश। यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू ड्राइव the equation of bending stress, तो बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें दो स्टेप ये आपको याद रखने हैं। जब हमने बेंडिंग स्ट्रेस की कंप्लीट इक्वेशन को ड्राइव करना है तो हमें सबसे पहले दो स्ट्रेस पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए, दो स्टेप हमें मालूम होना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या है? व्हाट इज योर स्टेप 1? स्टेप 1 क्या है? इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमें करना है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन। फर्स्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन। हमें सबसे पहले स्ट्रेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन एक्स नॉर्मल स्ट्रेन, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द बेंडिंग स्ट्रेस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये हमें क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। आप उसके बाद स्टेप 2 देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया? स्ट्रेन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट किया, और जो हमारा स्टेप 2 है, जब स्ट्रेन का आपका इक्वेशन आ गया तो उसके बाद जो स्टेप 2 था आपका, स्टेप 2 क्या है? वाई यूजिंग हुक्स लॉ, हमें क्या करना है? वाई यूजिंग Hooke's law, we will find the equation of the stress। हमें स्ट्रेस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस जो आपका सिग्मा एक्स होगा, दिस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन एक्स। यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज ई? ई इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी and that is fixed for each material. What the material we are using for this beam, right? So for that material you can say the value of E, that is constant. You understand? That is fixed, that will not change. तो J, this is the method. तो जहां से हमें सिग्मा स्ट्रेस की इक्वेशन we will find out. So these are the 2 steps. ये 2 स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमें इस इक्वेशन को इस तरीके से ड्राइव करना है। जहां तक आपको समझ आया? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस। एज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि जब भी आपको स्ट्रेस की इक्वेशन को ड्राइव करना है, यू मस्ट फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन। रीजन इज दैट यू मस्ट नो द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल फोर्सेस का वो कैसे हो रहा है, हाउ दिस बीम इज गोइंग टू डिफॉर्म, वेदर इट इज गोइंग टू डिफॉर्म linearly, whether it is going to deform uniformly or it is going to deform parabolically. So it means that from the equation of strain you know how the beam is deformed. तो आपको इंटरनल फोर्सेस का क्या है जहां से हमें डिफॉर्मेशन मिलेगा। बिकॉज स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स। स्ट्रेस क्या है? दैट इज द इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स का सबसे पहले हमें उसका इंटरनल फोर्स की डिफॉर्मेशन का तो मालूम होना चाहिए। वी मस्ट नो दैट हाउ दिस पर्टिकुलर बीम इज डिफॉर्मिंग।
इसमें इंटरनल फोर्सेस जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, हाउ द इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन दिस पर्टिकुलर बीम. तो फर्स्ट वी नो हाउ द इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. फॉर दैट पर्पस फर्स्ट वी विल ट्राई द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन. स्ट्रेन से हमें मिलेगा कि हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसमें डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगी. इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन को ड्राइव करना है. और जब आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन हमें मिल गया तो उससे हम क्या है स्ट्रेस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द हुक्स लॉ. सो दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन एक्स. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, राइट. इन 2 पॉइंट्स को कंसिडर करके हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करना है, डेरिवेशन करना है. तो पहला जो स्टेप था हमारा, पहला स्टेप क्या था कि हम स्ट्रेन को फाइंड आउट करें और स्ट्रेस को बाद में चले जाएं, राइट. स्ट्रेस को हम बाद में देखेंगे. तो पहले हमें इसका स्ट्रेन फाइंड आउट करना है. अब स्ट्रेन क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियली यू नो द बीम इज स्ट्रेट लाइक दिस and these are some dimensions which is given for this small element which I have taken in the beam. That is A, B, C, D. This is the small element I have taken in the beam, and N is the neutral layer. You understand? And EF, that is one more layer I have taken. That is the EF. After deformation or after bending, you can say, after bending, the situation becomes like this. Point A moves to A dash, point B moves to B dash, point C moves to C dash, and point D moves to D dash, and it is, जो फिगर में आपको शो किया है, it is like this. तो आपका जो NN है, तो NN जो आपका था वो NN dash जो मैंने शो किया है, but that is equal to NN because neutral layer, इस लेयर के ऊपर डिफॉर्मेशन होगी, इस लेयर के नीचे डिफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो न्यूट्रल लेयर है इसकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी. यू अंडरस्टैंड. तो न्यूट्रल लेयर आपका क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा. तभी मैंने लिखा कि आप NN और NN डैश को बराबर है, दिस इज इक्वल. यू अंडरस्टैंड. जो दूसरे लेयर मैंने लिया था जहां पे EF, दैट आल्सो गेट डिफॉर्म्ड, इसमें भी डिफॉर्मेशन हुई और डिफॉर्मेशन होने के बाद ये लेयर आपका बन गया E डैश F डैश. यू अंडरस्टैंड. अब देखिए हमें, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ. तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हमें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन, दैट इज एप्सिलॉन एक्स. वी हैव टू फाइंड आउट एप्सिलॉन एक्स. तो ये क्या होगा, दैट इज इसका क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. एंड इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, व्हाट इज चेंज इन लेंथ. ओरिजिनल लेंथ क्या थी आपकी EF, और जो डिफॉर्म्ड लेंथ हुई आफ्टर बेंडिंग वो क्या थी E डैश F डैश. तो चेंज इन लेंथ में लिख सकता हूं E डैश F डैश माइनस EF मीन्स डिफॉर्म्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. दिस इज द चेंज इन लेंथ. EF, right? And divided by what is your original length? This is EF, and this is equal to EF. You understand this? जहां तक क्लियर है. R you can say R epsilon x, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं E डैश F डैश माइनस. अब देखिए EF क्या था, मैंने बताया था कि EF दिस इज इक्वल टू NN बिकॉज NN जो है दिस इज आपकी अनडिफॉर्म्ड लेंथ है, दिस इज न्यूट्रल लेयर. तो EF जो है वो NN के बराबर है. तो मैं EN की जगह जहां पे NN लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट. सो दिस इज NN एंड डिवाइडेड बाई NN. यू अंडरस्टैंड. जहां तक क्लियर है. अब हमें क्या करना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द इक्वेशन यू हैव सीन,
दैट वी हैव टू फाइंड ई डैश एफ डैश। एक तो हमें ई डैश एफ डैश निकालना पड़ेगा और एक हमें एन एन निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर एंड देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए एन एन क्या है, व्हाट इज एन एन? अब मुझे बताइए। अब जहां पे हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर वन अजम्पशन। जो मैंने आपको पीछे अजम्पशंस दिया था उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थी। वो क्या था कि आफ्टर बेंडिंग द बीम विल बेंड इन द सर्कुलर आर्क। जब बीम की बेंडिंग होगी तो वो किस में होनी चाहिए? सर्कुलर आर्क में। दिस इज वन अजम्पशन आई हैव गिवन। तो इसका मतलब है कि ये बीम जो है ये सर्कुलर आर्क में बेंड होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो बीम जो सर्कुलर आर्क में बेंड होगी, तो देखिए अगर मैं इसकी सर्कुलर आर्क कैसे बनेगी, एंड दिस पॉइंट इज ओ, जे एंगल आप रख लीजिए थीटा है। यू अंडरस्टैंड? बस ये सर्कुलर आर्क बन गई। राइट? अब देखिए फ्रॉम ओ से लेके न्यूट्रल लेयर तक, फ्रॉम ओ से न्यूट्रल लेयर, ये आपकी न्यूट्रल लेयर है जो मैंने डॉटेड शो किया है। तो यू कैन से दिस डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस होगा, तो ये जो आपका डिस्टेंस है दिस इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम ओ टू ए, दिस इज आर। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम ओ से जो डिस्टेंस आपका एन एन डैश है या एन है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू अंडरस्टैंड? तो जे आपका क्या होगा, मतलब ओ एन एन डैश आर, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू अंडरस्टैंड? ये किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका एन एन डैश है हमारा, अगर ये मैंने आर्क निकालना है, दिस आर्क, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एन डैश, और एन एन डैश तो आपका एन एन है। सो देयरफॉर एन एन क्या होगा? एन एन, व्हाट इज एन एन? द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज आर, एंड द एंगल विच इज दिस आर्क इज मेकिंग एट द सेंटर, दिस इज थीटा। तो जो आर्क का होगी, आर्क जो होगी वो क्या होगी? दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू थीटा। ये आपको समझ आया? दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन कि अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको आप एंगल से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट आर एन एन। तो एन एन की वैल्यू यू हैव फाइंड आउट। तो एन एन क्या आया? आर इंटू थीटा। एन एन डैश रहने दीजिए, इसको एन एन ही लिखिए। राइट? तो एन एन क्या आ गया? ये था आपका एन एन, दिस इज योर एन एन। राइट? तो एन एन, दिस इज एन एन, एन एन, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू थीटा। एक वैल्यू एन एन की हमने निकाल लिया फ्रॉम द फिगर 2। अब आप ई डैश एफ डैश निकाल लीजिए। नाउ यू फाइंड आउट ई डैश एफ डैश। अब देखिए फिर फिगर 2 में आ जाइए। बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड दिस आर्क नाउ, ई डैश एफ डैश। पहले हमने निकाला था एन एन, जहां से लेके जहां तक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो क्या था? दैट इज आर। एंड ये जो लेयर है आपकी ई डैश एफ डैश, वो जो न्यूट्रल लेयर है एन एन से, वो कितनी दूरी के ऊपर है? दैट इज वाई। ये जो डिस्टेंस है इसमें ये दिया है, दिस डिस्टेंस इज बाई, क्या कितना है? बाई है। दिस डिस्टेंस इज बाई। अगर मैं इस तरीके से इसकी फिगर ड्रा करके आपको समझा देता हूं,
देखिए जे जहां से जहां तक डिस्टेंस था आर, राइट। अब जो जे लेयर है, जो जे लेयर है जहां से, ये आप कह सकते हैं कि जे बाई डिस्टेंस के ऊपर, राइट। जे आपकी लेयर आ गई ई डैश एफ डैश, और जे लेयर थी आपकी एन एन, राइट। और जे जो आपका डिस्टेंस है जहां से, अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, बाई डिस्टेंस के ऊपर है। ये जो आपकी लेयर है ई डैश एफ डैश, दिस इज एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं जहां से लेके, अगर ये पॉइंट आपका ओ है, ओ एफ डैश कितना होगा, दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाई। ओ एफ डैश कितना, आर प्लस वाई। सो यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर अब इसमें कितना आएगा, आर प्लस वाई। यहां पे देखिए ओ एफ डैश, ओ एफ डैश दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाई। ये क्लियर हो गया। ओ जहां से जहां तक, एफ डैश जहां पे है, जहां से लेके जहां तक आर है और जहां से लेके जहां तक वाई है, सो दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाई। एंड इट इज मेकिंग एंगल, कितना एंगल बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है। तो इसलिए जो आपका ई डैश एफ डैश होगा, ई डैश एफ डैश होगा, दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। क्लियर हो गया आपको। ई डैश एफ डैश दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। So this is the value E dash। ये आप नोट कर लीजिए। This thing is clear in both the cases। To find the value of NN and E dash F dash, what we have done, we just from the figure 2 we have taken these values from the figure 2। तो NN मैंने आपको बताया था, NN क्या है, this is the neutral layer distance and this is the radius of curvature। मैंने कहा कि assumption लिया था the beam bends इन ए सर्कुलर आर्क, यू अंडरस्टैंड। तो जो बीम की जो बेंडिंग होगी वो सर्कुलर आर्क में होगी, तो इसका मतलब कि इसका कुछ रेडियस होगा, तभी तो सर्कुलर आर्क में होगी। सो आई जस्ट ज्वाइंड, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके, इनको इधर से ज्वाइन किया दिस एंड आई जस्ट गॉट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर यू कैन से, सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पॉइंट ओ टू न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो NN को मैंने फाइंड आउट कर लिया कि NN जो है दिस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर एज ई डैश एफ डैश दिस इज इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आर प्लस वाई कैसे आया, जैसे ये मैंने बताया, जहां से लेके जहां तक ये जो NN लेयर है अप टू न्यूट्रल लेयर तक, ये डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। वो जहां से जहां तक जो दूसरी लेयर थी ई डैश एफ डैश, जो हमारी डिफॉर्म्ड लेयर थी, जिसके ऊपर जिसका हमने डिस्टेंस निकालना था, जिसका मैंने लेंथ निकालनी थी, वो कितनी है, वो एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम दिस, तो ये आपका आ गया r प्लस वाई इंटू थीटा। तो हमें NN और r प्लस वाई इंटू थीटा की वैल्यू मिल गई, यू अंडरस्टैंड। तो ये वैल्यू आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको मिटा दीजिए आप। तो देयरफॉर पुट कर लीजिए वैल्यू। तो देयरफॉर एप्सिलॉन x this is equal to r plus y into theta minus what is NN, r theta, and this is r। तो थीटा थीटा जहां से कॉमन आ जाएगा वो फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू r प्लस y माइनस r अपॉन r, जे और जे भी कैंसिल। सो देयरफॉर एप्सिलॉन x दिस इज इक्वल टू y अपॉन r, यू अंडरस्टैंड। एप्सिलॉन x हमारे पास जो स्ट्रेन का इक्वेशन आया, वो हमारा स्ट्रेन का इक्वेशन क्या आया,
y upon r. This is clear? This is the equation of the strain. Y upon r. This is the equation of the strain what we have got. So जहां तक क्लियर है सारी चीजें, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. कुछ नहीं किया जहां पे मैंने एक लेयर लिया NN से नीचे, और जब इसको बीम को प्योर बेंडिंग के कारण इसका डिफॉर्मेशन हुआ, तो इस लेयर का भी डिफॉर्मेशन हुआ, और इसमें हमें स्ट्रेन निकालने के लिए जो आपको मालूम है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ क्या आ गया इसमें, E डैश एफ डैश माइनस EF डिवाइडेड बाई EF, और E डैश EF जो है NN के बराबर था, मैंने E डैश एफ डैश और NN की वैल्यू इस फिगर को कंसिडर करके, और जो अजम्पशन जहां पे लगाई वो क्या थी कि द बीम वेंट्स लाइक ए सर्कुलर आर्क सो दैट आई विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने मेन सिस्टम में रखा, और उससे मैंने इन दोनों की NN की वैल्यू निकाल लिया, कितना था एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और E डैश एफ डैश के हिसाब से हमारा E डैश और एफ डैश का मैंने लेंथ का वैल्यू निकाला, और जहां से इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट करके आई गॉट दिस एप्सिलॉन x इज इक्वल टू y अपॉन r. दिस इज क्लियर. तो ये चीजें मिटा देते हैं. अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन हमारे पास आ गया. वी हैव गॉट सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्या हुआ, तो एप्सिलॉन x लिख लो, इसको नोट कर लो, एप्सिलॉन x y अपॉन r. ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, y यूजिंग हुक्स लॉ वी कैन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस. तो हुक्स लॉ को यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा x दिस इज इक्वल टू E into epsilon x. This is a Hooke's law. You understand? Stress is proportional to strain. So sigma x this is equal to E into epsilon x. You understand this? So you can say R sigma x is equal to E into epsilon x क्या है, y upon r. Right? Or you can say sigma x upon y this is equal to E upon r. So this is the first part of the equation. Sigma x upon y this is equal to E upon r. This we have derived. This is the first part of the equation. You understand? आप इसमें देखिए, अगर मैं एप्सिलॉन x को देखूं, जस्ट अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस शेयर. इसने कहा था कि जो एप्सिलॉन x है, अगर यहां से देखूं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू y, r तो कांस्टेंट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू y. सो इसका मतलब है कि अगर जो y की वैल्यू है फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, ये आपका न्यूट्रल लेयर है, दिस इज योर न्यूट्रल लेयर, तो y की वैल्यू क्या है, जैसे ये लेयर है, इसमें y की वैल्यू डिफरेंट है, दिस लेयर में डिफरेंट, EF में डिफरेंट, इस तरीके से नीचे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे. जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हमारी जो एप्सिलॉन है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनल फोर्सेस की, वो भी हमारी लीनियरली क्या होगा, वेरी करती जाएंगी. यू अंडरस्टैंड? तो हमारी स्ट्रेस जो है, सो यू कैन से स्ट्रेस जो आपकी है सिग्मा एक्स जो बेंडिंग स्ट्रेस है, वो आपकी वेरीज लीनियरली. ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में देखिए कंप्लीट पढ़ाया. तो सिग्मा एक्स की जो वेरिएशन होगी वो क्या होगी, लीनियर वेरिएशन होगी सिग्मा एक्स की. ये आपको जो अपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन फाइंड आउट किया, जहां से आपको पता चल गया, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, बट योर दिस बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट. देयर इज अनदर पार्ट ऑफ आल्सो, दैट इज द सेकंड पार्ट which we are going to drive now.
तो सेकंड पार्ट को भी हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर हम इन दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, इनको हम इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हमारी कंप्लीट जो इक्वेशन है बेंडिंग स्ट्रेस की वो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। So second part of the derivation, second part of the derivation. So जहां पे क्या करें, कंसिडर general cross section of beam। एक बीम का कोई जनरल क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। सपोज दिस इज द जनरल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम and this is the neutral axis, right? So in order to find this is the general cross section of the beam. So what we have to find out here, in order to find that how much the movement is being registered by this cross sectional area, हमें क्या फाइंड आउट करना है, that how much movement is being registered by this cross sectional area. Cross sectional area, or you can say that how much the bending moment is applicable on this cross sectional area. This we have to find out. You understand? हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना मूवमेंट जो है दैट इज बीइंग रजिस्टर्ड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। यू अंडरस्टैंड। अब आपको पता है कि मूवमेंट आपका क्या है, व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो फोर्स है आपका, फोर्स आपका क्या है, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया। यू अंडरस्टैंड। आप देखिए, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ये फार्मूला स्ट्रेस इनटू एरिया, इसको समझो ध्यान से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, इधर आपने लिखना तो जाओगे स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यू अंडरस्टैंड। ये आपका आ गया मूवमेंट। बट क्या हम फोर्स को स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं इस केस में? क्या जो आपकी फोर्स होगी इस केस में, क्या स्ट्रेस इनटू एरिया होगी? नहीं होगी। रीजन इज, क्योंकि जो स्ट्रेस है इसमें दैट इज वेरिंग लीनियरली। जहां पे जो स्ट्रेस आपकी है वो कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली।
और जब आपकी स्ट्रेस वेरी कर रही है लीनियरली, तो क्या आप फोर्स निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया? नहीं। रीजन इज, ये फार्मूला हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, व्हेन द स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यू अंडरस्टैंड? जब आपकी स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस वक्त तो हम फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, स्ट्रेस इनटू एरिया। बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज ए बेंडिंग स्ट्रेस. There is a bending stress because we are driving the complete equation of the bending stress. There is a bending stress and the bending stress जो आपकी होगी, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कौन सी स्ट्रेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेस होगी। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस तो आपकी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ये कैसे होती है, लीनियरली वेरी करती है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। तो इसलिए ये आपने जो मूवमेंट का अपना स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, ये क्या है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी कैनॉट राइट इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देन व्हाट वी विल डू, फिर हम क्या करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, दैट हाउ मच दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रेजिस्ट द मूवमेंट, or yes, how much movement is applicable for this cross sectional area, how we can do, force into distance है, but we cannot do directly। तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि in whole of the entire cross sectional area the stress is distributing linearly। सारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें जो स्ट्रेस है आपकी, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लीनियरली। इफ आई विल कंसिडर ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, अगर मैं इसमें एक वेरी स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करता हूं, सपोज दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट आई एम कंसिडरिंग हियर, राइट, और इसका ये इसका सेंट्राइड है, एंड यू कैन से द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम हियर टू हियर, this distance is y, right? और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आई विल से द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू डी ए। यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हम इंटायर क्रॉस सेक्शन का ये डायरेक्ट इस्तेमाल करके वी कैन नॉट फाइंड द एरिया, बट हमें फोर्स तो फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस हमें दिया है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अब फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड होता है, स्ट्रेस को हम एरिया से मल्टीप्लाई करें। बट द प्रॉब्लम हियर, जहां पे क्या कि स्ट्रेस तो आपकी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही, यूनिफॉर्मली तो हो ही नहीं रही, तो इन दैट केस फोर्स को हम वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट, आई हैव जस्ट कंसिडर ए वेरी स्मॉल एलिमेंट इन दिस इंटायर क्रॉस सेक्शन, जिसका वेरी स्मॉल एरिया, दैट इज द डी ए इज द स्मॉल एरिया। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो आपका डी एफ है, राइट, जो डी एफ है उसको मैं लिख सकता हूं, अगर स्ट्रेस इसका सिग्मा है इनटू डी ए। यू अंडरस्टैंड? इफ सिग्मा इज द स्ट्रेस एंड डी ए इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, तो ये जो स्मॉल फोर्स, इसका जो फोर्स हमारे पास आएगा, ये आएगा सिग्मा इनटू डी ए। यू अंडरस्टैंड? और जो इसका मूवमेंट होगा, स्मॉल एरिया का मूवमेंट होगा सिग्मा इनटू डी ए इनटू वाई, बिकॉज वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस। यू अंडरस्टैंड? सिग्मा इनटू डी ए upon by, this is not m, but this is you can say this is dm, right? dm, because I am just considering for this small area. So dm, this is equal to sigma into da into y, right? तो अगर हमें होल इंटायर क्रॉस सेक्शन का हमें एरिया इसका मूवमेंट निकालना है, तो देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इंटीग्रेट, दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो dm को इंटीग्रेट किया हमने, dm इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई। यू अंडरस्टैंड? तो डीएम को इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ गया m, ये तो m आ गया,
अब ये आ गया सिग्मा इंटू डी ए इंटू बाई। अब देखिए ट्विस्ट यहां पे, हियर इज वन मोर कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, जहां पे एक और कंसेप्ट यहां पे आया है जो कि आपको समझना है और उसको आपने भूलना नहीं। देखिए ये स्ट्रेस सिग्मा है, टेल मी वेदर सिग्मा इज कांस्टेंट हियर? नो, सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, सिग्मा varies. I have just considered the position of the element here. Suppose if I will change the position of the element here, 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 like this, because the sigma varies with respect to y. Sigma जो है वो y के साथ वेरी करता है, तो so you can say sigma is not fixed, sigma is not constant. तो हम क्या करेंगे, सिग्मा हमारा फिक्स है नहीं, कांस्टेंट नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, हमने जो पहली इक्वेशन ड्राइव किया था, पहली इक्वेशन क्या ड्राइव किया था हमने, सिग्मा अपॉन बाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सो दिस इक्वेशन वी हैव ड्राइव, यही था ना फर्स्ट पार्ट जो हमने एक्स का किया था, सिग्मा आर सिग्मा एक्स, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। तो आप जहां से कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू बाई इंटू ई अपॉन आर, जहां से आपको सिग्मा की वैल्यू मिली, सिग्मा इज इक्वल टू बाई इंटू ई अपॉन आर। तो मैं सिग्मा की जगह आई कैन राइट दिस, सिग्मा की जगह मैं ये लिख सकता हूं y इंटू ई अपॉन आर, यस आई कैन राइट। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू सिग्मा आ गया y इंटू ई अपॉन आर, इसको मिटा देते हैं, राइट। सिग्मा की जगह ये आ गया इंटू डी ए एंड इंटू बाई। यू अंडरस्टैंड? जहां तक क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, ई क्या है, ई इज कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल, जिसके ऊपर हम ये ड्राइव कर रहे हैं, जो आपका इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिकॉज दिस इज अ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है इसकी वो क्या है, ई, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो कांस्टेंट होगी, तो ई आपका कांस्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। R, what is R? R is the radius of curvature, right? So the radius of curvature, this value is also constant. So radius of curvature भी आपका constant है। तो मैं इस equation को I can write this equation like this: m is equal to E upon R, बाहर ले लीजिए, और अंदर आपका क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इंटू डी, अंदर आपका आ जाएगा y स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये बाई स्क्वायर इंटू डी के लिए क्या है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो ये आपका वाई स्क्वायर डी ए, ये आपका है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया आर आई एन ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू न्यूट्रल एक्सिस, आई एन ए। तो बाई स्क्वायर डी ए को हम आई एन ए भी लिख सकते हैं, जहां पे सिर्फ आई लिखी है, ये एन ए लिखने का मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी इक्वेशन, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस पार्ट, तो जहां पे हम इसको हटा लेंगे। Now your m is equal to E upon R into I। इस चीज को मैं I लिख सकता हूं, दिस इज द मोमेंट ऑफ, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a neutral axis I, right? R you can say m
upon I. This is equal to E upon R. So this is the second part of the equation. This is the second part of the equation. So I think this is clear to you how we have calculated the second part. Second part हमारा movement सेकंड पार्ट हमारा मूवमेंट से रिलेटेड था, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट कर रही है यहाँ पे, तो जहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट का ये जो पर्टिकुलर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी भी बीम का, तो ये कितना मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है, हाउ मच मूवमेंट इट कैन रजिस्ट, ये हमें फाइंड आउट करना था। रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट ये हमें फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन इस तरीके से ड्राइव किया। कंसेप्ट आपको पूरा दे दिया। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट हमें क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो इंटायर एरिया का था, जहां पे जो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो उस केस में हम फोर्स जो थी वो डायरेक्ट स्ट्रेस इनटू एरिया करके वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। तो उसके लिए क्या किया मैंने, आई हैव जस्ट टेकन ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट के ऊपर हमने अज्यूम किया कि जो आपकी जो स्ट्रेस है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस केस में मैंने फोर्स को वी हैव फाइंड आउट, फोर्स जो थी वो स्मॉल एरिया के ऊपर हमने फाइंड आउट की, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसका मूवमेंट फाइंड आउट किया। देन वी हैव इंटीग्रेटेड द सिस्टम एंड वी गॉट दिस इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जहां तक तो आपका हो गया, अगर हम दोनों इक्वेशंस को अब हम कंबाइन करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके क्या इक्वेशन आएगी, ये आपका आ गया सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था इक्वेशन का वो क्या था, सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यही था। अब देखिए जे वी एम अपॉन आई दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर, सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इसका मतलब सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू एम अपॉन आई, सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू एम अपॉन आई, दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन होगी, जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन होगी, तो कंप्लीट अगर दोनों पार्ट को, दिस इज ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था, ठीक है। सो कंप्लीट बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्लीट बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, राइट। तो क्या है कंप्लीट बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, क्या है, सिग्मा अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू एम अपॉन आई दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सो दिस इज योर कंप्लीट बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड आई थिंक जितने भी इसमें कंसेप्ट थे, कंप्लीट कंसेप्ट इसको आपको एक एक करके आपको दिए हैं, और अगर आप इसको इसी तरीके से लेक्चर को प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, सुनते हैं, तो आपको जहां पर ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हर स्टेप आपको बड़ा माइन्यूटली, बड़ा प्रिसाइजली जो है वो आपको बताया है कि हाउ वी विल ड्राइव द इक्वेशन। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। तो जहां तक तो आपकी चीजें ठीक है। अब उसके बाद एक दो कुछ कंसेप्ट हैं इस इक्वेशन के साथ, वो मैं चाहता हूं कि इसके साथ ही देखें, इस लेक्चर को बंद करेंगे, राइट। तो इसमें आप देखिए, ये तो जहां पे आपका क्लियर हो गया, अच्छा। अब देखिए इसमें एक दो कंसेप्ट है, सिग्मा अपॉन बाई, राइट। तो जहां से देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि डिफरेंट वैल्यूज, जहां से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बाई
gives the different values of sigma. Because the sigma proportional to y, you understand, sigma proportional to y, तो different value of y gives you the different value of sigma. तो क्या जब आपको डिफरेंट वैल्यूज आपको सिग्मा की चाहिए, और यू नीड द वन वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज द सिग्मा मैक्सिमम, राइट? सो वी वांट टू नो सिग्मा मैक्सिमम. तो सिग्मा मैक्सिमम कहां पे होगा? वेयर वी विल गेट द sigma maximum, that is the sigma maximum in tension. Sigma maximum in tension, this is equal to sigma maximum in compression, right? ये किस केस में होगा? sigma maximum in tension, this is equal to, suppose we have giving you this is your rectangle, right? This is your rectangle, and this is the rectangle. C is the centroid of the rectangle. This is passing through the center of the rectangle. You can say जो y का डिस्टेंस है सेंट्राइड से टॉप लेयर, दिस इज योर टॉप लेयर, और दिस इज योर बॉटम लेयर, राइट? ये आपका टॉप लेयर है और ये आपका बॉटम लेयर है. तो जो y का डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है. टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक जो y का डिस्टेंस सेम है. तो अगर मैं इसका सिग्मा मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं मैं, तो आप देखिए अगर y का लेयर बराबर है, मैंने कहा था सिग्मा प्रोपोर्शनल टू y, तो हमारा जो स्ट्रेस होगा तो ये आपका आ गया सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड दिस इज योर सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन. तो इस केस में क्या होगा? इसमें जो आपका सिग्मा मैक्सिमम टेंशन का और सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन का आपस में बराबर होगा. सिग्मा मैक्सिमम टेंशन, दिस इज इक्वल टू sigma maximum in compression in case of the rectangle, you understand? तो इस केस में जो आपका बिकॉज द जो I की वैल्यू है फ्रॉम द सेंट्राइड, दोनों लेयर्स का वो क्या है? आपस में बराबर है. तो जो टॉप लेयर है इसका और जो बॉटम लेयर है, इसमें जो आपका सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू होगी, जो टॉप लेयर है जहां पे सिग्मा मैक्सिमम टेंशन है, जहां पे बॉटम लेयर में सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? आपस में बराबर होगी. यू अंडरस्टैंड दिस? ये तो आ गया आपका रेक्टेंगल के केस में. सपोज अब डिफरेंट कहां पे होगा? जस्ट अंडरस्टैंड, सिग्मा मैक्सिमम डिफरेंट कहां पे होगा? अब इसको आप देखिए, ये आपका क्या है? टी सेक्शन है. दिस इज योर टी सेक्शन, और सपोज ये आपका क्या है? सेंट्राइड है.
तो जहां पे जो सेंट्राइड होगा इन टर्म्स ऑफ द टी सेक्शन, दिस इज नॉट एट द सेंटर ऑफ दिस बट इट इज, ये जो मैक्सिमम एरिया किस साइड के ऊपर इधर है, तो आपका जो सेंट्राइड होगा ये टॉप की तरफ शिफ्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो सेंट्राइड आप कह सकते हैं कि दैट इज नॉट ऑन द सेंटर, तो जहां पे ये शिफ्ट करेगा। तो अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की इसमें इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी आपकी y1 की, ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। तो इसमें जो स्ट्रेस की इक्वेशन होगी आपकी, स्ट्रेस तो सभी केसेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, राइट। तो इस केस में देखिए आपका जो सिग्मा मैक्सिमम, ये आपका टेंशन में है, और ये आपका सिग्मा मैक्सिमम ये आपका कंप्रेशन में है, राइट। और इस केस में इन टी सेक्शन यू हैव सीन दैट सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन डज नॉट इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो सिग्मा मैक्सिमम की जो वैल्यूज हैं टेंशन और कंप्रेशन में, अगर मैं टी सेक्शन लेता हूं तो इसमें आपकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। यू अंडरस्टैंड? तो ये भी एक कंसेप्ट था छोटा सा जो कि आपको मैंने दिया, कि जो हमारी वैल्यूज हैं सिग्मा की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो हमारी वैल्यू ऑफ वाई के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जिस तरीके से वाई की वैल्यू वेरी करती जाएगी, आपकी सिग्मा की वैल्यू वेरी करती जाएगी, और जो आपकी वाई की टॉप मोस्ट और जो बॉटम मोस्ट पोजीशन होगी, वहां पे जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। यू अंडरस्टैंड? वहां पे वैल्यू आपकी सिग्मा की मैक्सिमम होगी। तो रेक्टेंगल के केस में जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में जो सेंट्राइड है वो कहां पे होता है, सेंटर में होता है, तो वहां पे आपका सिग्मा मैक्सिमम टॉप और बॉटम का बराबर होगा। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल की सर्कल की बात करें, तो सर्कल का भी जो टॉप और बॉटम में वाई की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। तो सिग्मा मैक्सिमम ऑन द टॉप एंड द बॉटम विल सेम। बट वेयर एज इफ आई विल टॉक टू द टी सेक्शन, अगर टी सेक्शन की बात करता हूं मैं, तो टी सेक्शन में क्या होगा कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीजी की वैल्यू जो सेंट्राइड है, दैट विल लाई नॉट लाई ऑन द सेंटर ऑफ दिस, दैट इज ऑलवेज टू द अपर पोर्शन, क्योंकि जहां पे अपर पोर्शन में जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम एरिया है, तो ये आपका शिफ्ट सेंट्राइड ऊपर करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो इस केस में आपका जो सिग्मा मैक्सिमम टेंशन का होगा वो सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इज नॉट इक्वल टू द सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन। सो दिस इज क्लियर। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज द सेक्शनल मॉडुलस। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द डिजाइन पर्पस। फॉर द डिजाइन पर्पस, जो भी डिजाइन आपने पर्पस करना है बीम का, उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस Z. So section modulus, this is very important parameter for the design of the beam. This is what is the definition? What does it suggest? Why I am saying that this is very important parameter? ये किस लिए है? Because it measures the
it measures the strength of the beam. So you can say that this parameter is used for measuring the strength of the beam. Now what does it mean, strength of the beam? Strength of the beam means strength of beam means क्या मीन करता है, क्या मतलब है इसका? हाउ मच स्ट्रांग दिस बीम इज, और यू कैन से हाउ मच स्ट्रांग इज योर बीम इज, कितनी ज्यादा ये बीम स्ट्रांग है। अब ये स्ट्रांग जो स्ट्रेंथ जो बीम की है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किससे हमें पता चलेगा कि ये बीम कैसे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी ज्यादा नहीं है? मींस टू फाइंड that how much bending moment this beam can resist, or you can say that how much bending moment this beam can sustain without the failure. You understand? तो strength of the beam का क्या मतलब है कि how much ये कितना मतलब आपका how much bending moment, how much bending moment this beam can resist or sustain without failure. How much bending moment ये रेड से नहीं लिखेंगे, ये दिखाई दिया, ब्लैक से लिखें, इसको बॉक्स में रखते हैं। हाउ मच द बेंडिंग मोमेंट द बीम can, how much the bending moment the beam can adjust or sustain without failure. समझ आया? कितना ये बेंडिंग मूवमेंट ये पर्टिकुलर बीम सस्टेन कर सकती है, रजिस्ट कर सकती है विदाउट फेलियर, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स हाउ मच एप्लीकेबल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बीम। तो कितना एप्लीकेबल मूवमेंट हमें इस बीम के लिए चाहिए। तो ये आपका है जो पैरामीटर है आपका सेक्शनल मॉडुलस, ये आपको ये चीजें आपको बताता है। Means it measures the strength of the beam, how much the beam is strong, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, और स्ट्रेंथ मायने स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर बीम जो है ये कितना बेंडिंग मूवमेंट जो है वो रजिस्ट कर सकती है, सस्टेन कर सकती है विदाउट फेलियर। अब इसमें कौन से पैरामीटर्स हैं? अब से सेक्शनल मॉडल्स क्या है? अब आपने देखा कि सिग्मा बी is equal to ऐसे इक्वेशन लिख लीजिए, आप पूरी इक्वेशन लिख लीजिए, m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई मैक्सिमम, सिग्मा मैक्सिमम लिखो, सिग्मा मैक्सिमम अपॉन बाई मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमम क्यों लिया? बिकॉज वी आर फाइंडिंग हियर द मैक्सिमम bending moment that this particular beam, how much maximum bending moment this can sustain or resist। तो इसलिए मैंने सिग्मा मैक्सिमम और बाई मैक्सिमम लिया, क्योंकि जहां पे बाई मैक्सिमम होगा वहां पे ही वैल्यू आपकी सिग्मा मैक्सिमम होगी। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए जो सिग्मा मैक्सिमम है, जस्ट अंडरस्टैंड, जो सिग्मा मैक्सिमम है ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, राइट? सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा?
इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये तो चेंज नहीं होगा फॉर द पर्टिकुलर जो भी बीम है, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं जो आपका m होगा ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू I अपॉन बाई होगा, राइट। m प्रोपोर्शनल टू I अपॉन बाई मैक्सिमम, राइट। सिग्मा मैक्सिमम मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो m प्रोपोर्शनल टू I अपॉन बाई मैक्सिमम। अब ये जो पार्ट है, दिस इज I अपॉन बाई मैक्सिमम, दिस पार्ट, ये जो आपका पार्ट है I अपॉन बाई और बाई मैक्सिमम, दिस पार्ट इज कॉल्ड जेड। इसको हम क्या कहते हैं, जेड, एंड जेड इज द सेक्शनल मॉडुलस। और जेड आपका क्या है, दिस इज योर सेक्शनल मॉडुलस, यू अंडरस्टैंड। तो जहां से हमें क्या लगता है कि इफ द वैल्यू ऑफ I इज मोर और द वैल्यू ऑफ बाई इज मोर, both are more, or the ratio of I upon by maximum is more, so then your sectional modulus this is also more, you understand। अगर किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जहां आपका ये I अपॉन बाई मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, जेड ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और जिसका भी जेड ज्यादा होगा क्या होगा, हमारा जो पर्टिकुलर बीम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, यू अंडरस्टैंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, हमारा बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो दिस इज अबाउट योर सेक्शनल मॉडुलस। ये आपका सेक्शनल मॉडुलस के बारे में था कि व्हाट इज द सेक्शनल मॉडुलस, राइट। सो इसको मैं एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो भी इसको बताएंगे कि मुझे डिजाइन में आएगा आपका, जो डिजाइन के क्वेश्चन होंगे। विच बीम इज स्ट्रांगर, सपोज ये क्वेश्चन है आपका, विच बीम इज स्ट्रांगर इफ द एरिया इज सेम। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बीम का सेम है तो डिफरेंट टाइप आपकी बीम होंगी, को दिया है। एक सपोज करो आपकी सर्कुलर बीम है, एक आपकी रेक्टेंगल बीम है, और एक आपकी सपोज टी सेक्शन है। राइट, तो हमें बताना है कि हमें बताना है कि कौन सी बीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। एक सर्कुलर बीम है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज द टी सेक्शन, राइट। लिख लेते हैं, ये सर्कुलर, ये सामने दिखाई दे रहा है, देयर इज नो नीड टू राइट। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी, और जो स्ट्रांगर का जो हमारा पैरामीटर है वो किसके बेस के ऊपर करते हैं, जेड। हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी बीम ज्यादा स्ट्रांग है, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ये हम क्या चीज देखते हैं, जेड। तो जेड प्रोपोर्शनल टू I अपॉन बाई मैक्सिमम, राइट। जेड इज इक्वल टू I अपॉन बाई मैक्सिमम। देखिए अब ये जो I है आपका, ये क्या था आपका, वाई स्क्वायर इंटू डी ए।
y square into dA, that is second moment of area, right? Second moment of area का मतलब dA is the area suppose and y is the distance from the neutral axis. y क्या है? y distance है neutral axis से, y square into dA. बट उसने कहा कि एरिया इज सेम, इनका एरिया अगर सेम है तो एरिया आपका क्या है? वो सेम है। उसने एक कंडीशन दे दिया अगर आपका एरिया सेम है। अब इसमें हमने देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। अब देखिए ये जो मैक्सिमम एरिया है, अब जहां से देखिए जो मैक्सिमम एरिया है, बाई की वैल्यू तो सेम रहेगी सभी के लिए बिकॉज एरिया सेम, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस ऑफ बाई। अब ये जो डी ए है, डी ए, अब ये देखिए जो मैक्सिमम एरिया है, मेजर एरिया आप कह सकते हैं, दिस इज फार अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये मेजर एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा दूर है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और जेड की वैल्यू ज्यादा होगी। और जो अगर जेड की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है जेड जहां पे ये सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इस केस में। तो जहां का एरिया जो है इससे जो कम स्प्रेड हुआ है तो इसमें जेड जो है इससे कम होगा, और जो सर्कल है इसका बिल्कुल एरिया कम स्प्रेड है तो सर्कल का क्या होगा? जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो आप कह सकते हैं जेड ऑफ टी greater than z of rectangle greater than z of circle. You understand? जो z है इसका सेक्शनल मॉडुलस t का वो सर्कल से ज्यादा है, और सर्कल का सेक्शनल मॉडुलस रेक्टेंगल से ज्यादा है, और रेक्टेंगल का सेक्शनल मॉडुलस जो है वो सर्कल से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेक्शनल मॉडुलस आपका t सेक्शन का है, this is greater than both of them. So you can say T section is more stronger than that of the circular section or the rectangular section. You understand? तो ये इक्वेशन आपको रखनी है याद। ये जो आपका सेक्शनल मॉडुलस ऑफ T section is greater than this of the rectangle section, and the rectangle section ka greater than circular, you can say circular section. So you can say circular section is more big than that of the rectangle section as well as this you can say T section. You understand? तो ये एक और कंसेप्ट हो गया कि which beam is stronger if the area is same. तो इसलिए हम मोस्टली जो है T section का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि ये जो आपकी सेक्शन है ये बाकी सेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इवन आई सेक्शन जो है, क्योंकि उसमें भी एरिया आप देखेंगे तो आई सेक्शन में भी एरिया जो एक्सट्रीम एरिया है, मेजर एरिया है, वो एक्सट्रीम दूरी के ऊपर जो है स्प्रेड होगा। तो आई सेक्शन एंड टी सेक्शन यू कैन से दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द अदर सेक्शन। यू अंडरस्टैंड? आई सेक्शन और टी सेक्शन जो है दूसरी सेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये आपका हो गया। अब फ्लेक्चुअल रिजिडिटी आपको अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है, पीछे भी किए हैं, तो फ्लेक्चुअल रिजिडिटी दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू ई इंटू आई। अंडरस्टैंड? फ्लेक्चुअल रिजिडिटी क्या है? ई इंटू आई। एंड अगर आपका फ्लेक्चुअल स्टिफनेस की बात करें, व्हाट इज द फ्लेक्चुअल स्टिफनेस? This is equal to E into I upon L, where L is the length of the beam, right? So this is today, this is the second lecture of this bending stress का assumptions, theory, introduction सब कुछ complete, derivations complete, और उसके बाद अब हम इसके कुछ concepts study करेंगे through numericals। इसमें बहुत different टाइप के numericals हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, तो शायद इसके 2 या 3 लेक्चर मुझे न्यूमेरिकल्स के ऊपर देने पड़ेंगे अगर मैं एक 2 टाइप का न्यूमेरिकल भी टच करता हूं, तो मिनिमम 2 to 3 लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड। और मेरा यह है कि जब आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे, न्यूमेरिकल को समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यू अंडरस्टैंड? तो बेंडिंग स्ट्रेस का सेकंड लेक्चर इज ओवर। सो थैंक यू वेरी मच।